हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। तो आज है डे 127 डेली फार्मा एमसीक्यू डो सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, टिंडलाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ। तो टिंडलाइजेशन आपका स्टरलाइजेशन का एक प्रोसेस रहता है, जिसमें स्टरलाइजेशन की जाती है वाई हीटिंग। विदाउट प्रेशर इसमें स्टरलाइजेशन की जाती है फॉर 3 सक्सेसिव डेज। 3 दिन के लिए स्टरलाइजेशन होती है, हीटिंग के थ्रू की जाती है बिना प्रेशर के। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। इसके बारे में अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ें देख लेते हैं। तो टिंडलाइजेशन को फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन भी कहा जाता है। इट इज़ अ फ्रैक्शनल स्टरलाइजेशन मेथड एंड ये मेथड आपका ब्रिटिश फार्माकोपिया 1932 में ऑफिशियल था फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ मेडिकामेंट्स, जो कि आपके हायर टेम्परेचर यानी कि 115 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पे अनस्टेबल होते थे। अब ये मेथड जो है टिंडलाइजेशन मेथड, ये आपका कल्चर मीडिया के स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए? कल्चर मीडिया के स्टरलाइजेशन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इस केस में किया क्या जाता है, सो टिंडलाइजेशन में 3 दिन के लिए सक्सेसिव हीटिंग की जाती है। सो इसमें टेम्परेचर जो है वो आपका 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है पर आवर। ठीक है, 1 घंटे के लिए इसमें 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखा जाता है 3 दिन के लिए। ठीक है, फॉर 3 डेज। ठीक है, हर दिन 1-1 घंटे के लिए 80 डिग्री टेम्परेचर पे रखा जाएगा एंड देन आपकी स्टरलाइजेशन प्रोसेस होगा। अब जो आपका फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे पे जो आपकी हीटिंग होगी उसमें क्या होगा, जो भी आपके इक्विपमेंट या किसी भी सब्सटेंस में वेजिटेटिव सेल्स रहेंगे। ठीक है, जो भी वेजिटेटिव सेल्स होंगे, ये वेजिटेटिव सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, लेकिन जो भी आपके बैक्टीरियल स्पोर्स होंगे, ठीक है, फर्स्ट हीटिंग पे बैक्टीरियल स्पोर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ओनली एंड ओनली वेजिटेटिव सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होंगे। देन आपकी सेकेंड डे जब सेकेंड हीटिंग होगी, सेम टेम्परेचर रहेगा सेम टाइम के लिए 80 डिग्री सेल्सियस 1 आवर के लिए। ठीक है, तो सेकेंड हीटिंग में क्या होगा, तो जो भी आपके वेजिटेटिव स्पोर्स हैं जो आपके बच गए हैं, वो आपके स्पोर्स जो हैं वो आपके वेजिटेटिव सेल्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड सेकेंड हीटिंग में वो भी आपके किल हो जाएंगे। ठीक है, देन आपका थर्ड डे पे क्या रहेगा, थर्ड डे पे स्टिल अगर कोई ऐसा बैक्टीरियल स्पोर्स जो कि कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो आपका थर्ड डे पे जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा एंड थर्ड हीटिंग पे वो भी आपका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो थर्ड स्टेप बेसिकली आपका एक सेफ गार्ड होता है, मीन्स श्योरिटी ज़्यादा पाने के लिए जो है वो आपकी थर्ड हीटिंग जो है वो की जाती है। तो ये आपका पूरा प्रोसेस रहता है टिंडलाइजेशन का। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग में कोज साइक्लोप्लेजिया व्हेन यूज टॉपिकली इन द आई। कौन सा ड्रग जो है वो आपका साइक्लोप्लेजिया कंडीशन कॉज करेगा जब उसको टॉपिकली आई पे यूज़ किया जाएगा। सो दिस ड्रग इज एट्रोपिन। ठीक है, ये ड्रग आपका रहता है एट्रोपिन। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। साइक्लोप्लेजिया की बात करें तो साइक्लोप्लेजिया आपका बेसिकली इट इज़ पैरालिसिस। किस चीज़ की पैरालिसिस? जो आपकी आई में सेलरी मसल्स होती हैं, सेलरी मसल्स होती हैं, उनकी पैरालिसिस हो जाती है, जिसकी वजह से जो आपका प्यूपिल पार्ट है, ठीक है, जो आपका प्यूपिल पार्ट है उसकी डायलेशन हो जाती है एंड पैरालिसिस हो जाती है अकोमोडेशन की। सो ये आपका साइक्लोप्लेजिया रहता है। सो जो आपका टॉपिकल इंस्टॉलेशन होती है एट्रोपिन की, ठीक है, वो आपकी माइड्राइसिस कोज करती है। इट कॉजेज माइड्राइसिस, एवोल्यूशन ऑफ लाइट रिफ्लक्स एंड साइक्लोप्लेजिया। सो ये डिफरेंट कंडीशंस इसमें रहती हैं एंड ये कंडीशंस आपकी 7 से लेकर के 10 दिन तक लास्ट करती हैं। ठीक है, सो ये बेसिक इसमें एट्रोपिन के टॉपिकल यूज़ की वजह से होता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्टोप्रिल एक्सर्ट्स एक्शन बाय इनहिबिटिंग कन्वर्जन ऑफ। तो कैप्टोप्रिल जो है वो आपका एस इनहिबिटर होता है। ठीक है, कैप्टोप्रिल इज एस इनहिबिटर। एस इनहिबिटर यानी कि एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। ठीक है, तो एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्टिंग एंजाइम कहाँ पे आपका एक्ट करता है,
तो जब आपकी एंजियोटेंसिनोजन 1 की कन्वर्जन होती है एंजियोटेंसिन 2 में, तो इस कन्वर्जन के लिए एस इनहिबिटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इसी एंजाइम को इनहिबिट करता है आपका कैप्टोप्रिल। ठीक है, एंड ये कहाँ पे एंजियोटेंसिन 1 की कन्वर्जन करवा रहा है एंजियोटेंसिन 2 में। तो इस क्वेश्चन में अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन 1 जो है एंजियोटेंसिन 1 to 2, ठीक है, इसकी कन्वर्जन को इनहिबिट करता है आपका कैप्टोप्रिल, जो कि एक एस इनहिबिटर है। अब इसमें अदर एस इनहिबिटर्स की बात करूं, काफ़ी सारे एस इनहिबिटर्स आपके रहते हैं। जो भी आपके प्रिल वाले ड्रग्स रहेंगे वो आपके एस इनहिबिटर्स होते हैं। इसमें कुछ आपके एक्टिव ड्रग्स होते हैं, कुछ आपके प्रो ड्रग्स होते हैं। तो अगर मैं बात करूं एक्टिव ड्रग्स की, एक्टिव ड्रग मीन्स एज इट इज़ वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा बिना कन्वर्जन के। तो इसमें आपका कैप्टोप्रिल एक ड्रग आ जाता है, इट इज़ एन एक्टिव ड्रग, एंड दूसरा आपका लिसिनोप्रिल आ जाता है। ठीक है, दूसरा इज लिसिनोप्रिल, ये दोनों आपके एक्टिव ड्रग्स हैं। ठीक है, देन कुछ इसमें प्रो ड्रग्स भी होते हैं। ठीक है, प्रो ड्रग्स, एस इनहिबिटर्स के प्रो ड्रग्स। सो इसमें आपका एनालाप्रिल आ जाता है। ठीक है, एनालाप्रिल, देन फॉसिनोप्रिल, ठीक है, फॉसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, पेरिंडोप्रिल एंड रेमीप्रिल, सो ये डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो इसमें आपके रहते हैं। दीज आर द प्रो ड्रग्स। सो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द लार्जेस्ट पीक इन मास स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड। सो मास स्पेक्ट्रम में लार्जेस्ट पीक क्या रहती है? तो द लार्जेस्ट पीक इन द मास स्पेक्ट्रम इज नोन एज बेस पीक। तो ये कौन सी रहती है? बेस पीक आपकी रहती है लार्जेस्ट पीक इन मास स्पेक्ट्रम। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन बात करूँ पेरेंट पीक की। सो पेरेंट पीक को मॉलिक्यूलर आयन पीक भी कहा जाता है, मॉलिक्यूलर आयन पीक। एंड जो आपका मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है, मॉलिक्यूल में जब किसी एक इलेक्ट्रॉन की एलिमिनेशन होती है, एक इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है, तो उसकी वजह से कुछ आयंस जो हैं वो फॉर्म होते हैं एंड दीज आयंस आर नॉन एज मॉलिक्यूलर आयन। एंड इन आयंस की वजह से जो आपकी पीक ऑब्जर्व होती है मास स्पेक्ट्रम में, वो आपकी कहलाती है मॉलिक्यूलर आयन पीक। देन बात करूँ मेटास्टेबल पीक की। तो मेटास्टेबल पीक में आपके जो आपके मेटास्टेबल आयंस होते हैं वो एंजाइम होते हैं जो कि किसी भी कंपाउंड की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उनके बीच में जो केमिकल बॉन्ड्स ब्रेक होती हैं, उनकी वजह से जो आयंस बनते हैं, उनकी वजह से पीक जो शो होती है वो आपकी होती है मेटास्टेबल पीक। ठीक है, तो ये आपके बेसिकली मास स्पेक्ट्रम में आपकी डिफरेंट पीक्स जो हैं वो ऑब्जर्व होती हैं, तो ये उनके बारे में है। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केलर-गिलानी टेस्ट इज़ द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर। तो केलर-गिलानी टेस्ट जो है वो आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है, जो कि आपका रहता है डिजिटलिस के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट रहता है केलर-गिलानी टेस्ट। इसके अलावा डिजिटलिस में आपका लीगल टेस्ट भी आपका रहता है एंड वालजेट टेस्ट जो है ये भी आपका रहता है। देन इसमें डिजिटलिस के बारे में कुछ अदर चीज़ें देखें तो सबसे पहले सिनोनिम के ऊपर बात करते हैं। तो डिजिटलिस का नाम होता है फोक्स ग्लोव लीव्स। ठीक है, एंड बायोलॉजिकल सोर्स की बात करूं तो इसमें आपके ड्राइड लीव्स जो हैं वो आपके यूज़ होते हैं किसके? डिजिटलिस पुरपुरिया के। ठीक है, एंड इसकी फैमिली रहती है स्क्रोफुलरियासी, फैमिली स्क्रोफुलरियासी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है डिजिटलिस के केस में। तो जैसे भी इसके लीव्स को कलेक्ट किया जाता है, तो आफ्टर इमीडिएटली कलेक्टिंग द लीव्स, इन लीव्स को ड्राई किया जाता है 60 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे। ठीक है, इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए, बिलो 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे इनको ड्राई किया जाता है। इसमें केमिकल कंस्टेंट्स की बात करूं तो इसमें आपका पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड ए रहता है। ठीक है, पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड बी। पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड ए जो है ये आपका क्या देता है? इट विल गिव ऑन हाइड्रोलिसिस कंपाउंड नोन एज डिजिटॉक्सिन एंड ग्लूकोज। ठीक है, ये कंपाउंड आपको मिलता है। एंड पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड बी जो है, बी आपका देता है गिटॉक्सिन
बी आपका क्या देता है, बी देता है आपका गिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज, गिटॉक्सिन प्लस ग्लूकोज, ये आपका डिजिटालिस पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड बी कंपाउंड हमें देता है। यूजेज आपके सिंपल हैं, ये आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड यूज़ होता है, कार्डियक कंडीशंस में ये यूज़ किया जाता है। तो ये इसमें डिफरेंट पॉइंट्स आपके रहते हैं डिजिटालिस में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इन द ह्यूमन बॉडी इज। तो ह्यूमन बॉडी में आयरन की स्टोरेज फॉर्म क्या रहती है? तो द स्टोरेज फॉर्म ऑफ आयरन इज फेरेटिन। ठीक है, स्टोरेज फॉर्म आपकी रहती है फेरेटिन। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। तो आयरन जो है वो बेसिकली आपका लीवर में स्टोर होता है, स्प्लीन में स्टोर होता है एंड बोन मैरो में स्टोर होता है। तो ये किस फॉर्म में होता है? तो ये आपका फेरेटिन की फॉर्म में ही स्टोर होता है। ठीक है, लेकिन जो आपके म्यूकोसल सेल्स रहते हैं, म्यूकोसल सेल्स, उसमें फेरेटिन जो है वो टेम्परेरीली स्टोरेज फॉर्म जो है वो आपकी रहती है, फेरेटिन टेम्परेरीली स्टोरेज फॉर्म रहती है। सो जो आपका आयरन रहता है, आयरन दैट इज Fe2 पॉजिटिव, ये जैसे ही आपके म्यूकोसल सेल्स में एंटर करता है बाय अब्जॉर्प्शन, तो ये आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है Fe3 पॉजिटिव में। ठीक है, बाय द एंजाइम फेरोक्सीडेज। अब ये Fe3 पॉजिटिव जो है ये आपका कंबाइन करता है किसके साथ? एपोफेरेटिन के साथ, एपोफेरेटिन के साथ कंबाइन करता है एंड फेरेटिन की फॉर्मेशन कर देता है, जो कि आपका टेम्परेरीली स्टोरेज फॉर्म होती है आयरन की। तो ये इसमें बेसिक प्रोसेस रहता है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टर्म बायो अवेलेबिलिटी रेफर्स टू द। तो बायो अवेलेबिलिटी टर्म क्या रहती है? सो बायो अवेलेबिलिटी मीन्स measurement of the rate and the amount of therapeutically active drug that reaches the systemic circulation। ठीक है, जो भी हम ड्रग दे रहे हैं, ड्रग की कितनी डोज या फिर कितना अमाउंट जो है वो आपका सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, वो आपका कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी। सो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। तो इसमें दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको और याद रखनी है। एक आपकी आती है फार्माकोकाइनेटिक्स की। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है? तो इसमें बेसिकली आपके ADME की स्टडी की जाती है, मीन्स हाउ द बॉडी ट्रीटेड द ड्रग। ठीक है, हमारी बॉडी ड्रग को कैसे ट्रीट कर रही है। इसमें आपका अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन आ जाता है। तो ये आपके आते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स में। देन आता है आपका फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, फार्माकोडायनेमिक्स में क्या रहता है? तो फार्माकोडायनेमिक्स में कि हमारा ड्रग जो है वो बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट शो कर रहा है। तो जो भी ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होगा, कैसे वो काम करेगा बॉडी में, क्या क्या रिएक्शन वो शो करेगा, वो सारी स्टडी आपकी किस में आती है? फार्माकोडायनेमिक्स में। सो ये डेफिनेशंस आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी हाफ लाइफ इज़ रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट 90% ऑफ अ ड्रग। तो ड्रग की 90% डिसइंटीग्रेशन के लिए कितनी हाफ लाइफ जो हैं वो रिक्वायर्ड रहती हैं? तो बेसिकली अगर मैं हाफ लाइफ की बात करूं, डिनोट किया जाता है T1/2 से। तो हाफ लाइफ का क्या मतलब है कि आपकी जो इनिशियल ड्रग है, ठीक है, 100% अमाउंट में है, वो आपकी हाफ हो जा रही है। ठीक है, ठीक है, हाफ हो जा रही है मीन्स 50% हो जा रही है। मान लो किसी एक ड्रग की हाफ लाइफ आपकी 2 आवर्स है। ठीक है, तो 2 घंटे में अगर हमने 100 mg ड्रग दी है इनिशियली, तो 2 घंटे में ये 100 mg जो है वो हमारी बॉडी में सिर्फ 50 mg ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया हाफ लाइफ। ठीक है, मीन्स इनिशियल ड्रग की अमाउंट जो है वो आपकी हाफ हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 1 हाफ लाइफ की, ठीक, जब एक हाफ लाइफ आपकी कंप्लीट होगी तो आपका ड्रग जो है वो 50% हो जाएगा। ठीक है, 50% आपका एलिमिनेट हो जाएगा, 50% आपका बच जाएगा। सेकेंड हाफ लाइफ आएगी तो सेकेंड हाफ लाइफ में क्या रहेगा? अब बॉडी में हमारे सिर्फ 50% ही ड्रग जो है वो रिमेनिंग है। तो 50% का 50% कितना हो गया? 25%। तो ये 25% जो है ये भी हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी, यहाँ पे बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगी। सो अभी हमारी बॉडी में सिर्फ और सिर्फ 25% बचेगी आफ्टर 2 हाफ लाइफ। तो ऐसे ही आपका हर एक हाफ लाइफ के बाद 50% ड्रग जो है वो रिड्यूस होगा। तो अगर स्टार्टिंग से देखेंगे तो T हाफ, यहाँ पे आपका 50% ड्रग एलिमिनेट हो गया।
ये फर्स्ट हाफ लाइफ पे। सेकेंड हाफ लाइफ पे आपका कितना रहेगा, टोटल 75 रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, 50% फर्स्ट में प्लस सेकेंड में 25%, ठीक है। देन थर्ड हाफ लाइफ आपकी आएगी, तो थर्ड हाफ लाइफ में आपका कितना रहेगा, तो इसमें आपका 87.5% ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। कैसे, 50 प्लस 25 प्लस 25 का हाफ 12.5। ऐसे ही आपकी फोर्थ हाफ लाइफ रहेगी, इसमें आपका 93.75, कितना, 93.75 ड्रग एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इसी को आप ऐड करेंगे 50 प्लस 25 प्लस 12.5 प्लस 6.25, ठीक है। तो पूछा क्या गया है, 90% ड्रग जो है वो कब डिसइंटीग्रेट होगा, तो ये आपका 4 हाफ लाइफ के बाद 90% ड्रग जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 4। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट विद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी इफ ट्रीटेड विद डेप्सोन विल डेवलप। सो अगर कोई पेशेंट जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज की डेफिशिएंसी है, इस एंजाइम की डेफिशिएंसी है, अगर उसको डेप्सोन के साथ ट्रीट किया जाएगा तो उसमें कौन सी कंडीशन जो है वो डेवलप हो जाएगी। तो इस केस में हेमोलाइटिक अनीमिया कंडीशन जो है वो देखी जाएगी, जब भी डेप्सोन के साथ में आपका डेप्सोन के साथ अगर आपको ट्रीट किया जाएगा, अगर आप में ऑलरेडी ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज डेफिशिएंसी है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। अब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं आपके जो कि आपके हेमोलाइसिस या हेमोलाइटिक अनीमिया कोज करेंगे G6PD डेफिशिएंसी में, ठीक है। क्वेश्चन में कभी कभार इस तरीके से दिया जाता है G6PDH डेफिशिएंसी। सो इस केस में कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए देने के लिए, क्योंकि वो आपके हेमोलाइसिस या हेमोलाइटिक अनीमिया कोज कर देते हैं। अगर इसमें मैं कुछ एंटी मलेरियल ड्रग्स की बात करूं, ठीक है, एंटी मलेरियल ड्रग्स की, तो एंटी मलेरियल ड्रग्स में आपका प्रीमोक्विन आ जाएगा, ठीक है। प्रीमोक्विन इसमें नहीं देना चाहिए एंड क्लोरोक्विन इसमें नहीं देना चाहिए, ठीक है। ये दोनों ड्रग्स जो हैं वो आपके कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहते हैं, जबकि प्रीमोक्विन जो है ये आपका बहुत ही हाईयर रिस्क इसका रहता है। इसके अलावा कुछ अदर ड्रग्स की बात करूं तो इसमें आपका प्रोगोनिल ड्रग ये भी आपका रहेगा, पेरीमिथामिन ये ड्रग आपका रहेगा। देन सल्फोनामाइड्स जो हैं ये भी आपके अवॉइड करने चाहिए। कोट्रिमोक्साजोल, ठीक है, ये भी आपका अवॉइड होना चाहिए। देन एस्पिरिन, नेलिडिक्सिक एसिड, ठीक है, नेलिडिक्सिक एसिड। तो ऐसे काफ़ी सारे ड्रग्स हैं जिनको अवॉइड करना चाहिए G6PD डेफिशिएंट पेशेंट्स में। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रियोनम एस्ट्रियोनम क्या है, तो एस्ट्रियोनम एक मोनोवेक्टम कैटेगरी का ड्रग है, ठीक है, मोनोवेक्टम कैटेगरी का एंटीबायोटिक है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। यहीं पे मैं बात करूँ कार्बापीनम की, तो कार्बापीनम में आपके डिफरेंट ड्रग्स आते हैं, जैसे कि आपका इमीपीनम हो गया, ठीक है, मीरोपीनम हो गया, ठीक है, मीरोपीनम हो गया, या फिर फेरोपीनम हो गया, ठीक है, फेरोपीनम हो गया, या फिर डोरीपीनम हो गया, ठीक है। तो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके कार्बापीनम कैटेगरी में आते हैं। देन बात करूँ बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स की, बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स में आपका क्लेवुलेनिक एसिड आ जाएगा, क्लेवुलेनिक एसिड, सल्वेक्टम, ठीक है, सल्वेक्टम इसमें रहेगा, टेजोवेक्टम इसमें रहेगा, टेजोवेक्टम। तो ये डिफरेंट ड्रग्स आपके बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर्स कैटेगरी में रहेंगे। तो यहाँ पे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।